हाँ जी, तो आज का टॉपिक रहेगा स्मट ऑफ बार्ले। ठीक है, बार्ले की जो डिजीज़ है, मतलब जो, जिसको हिंदी में बोलते हो आप जो, तो जो के ऊपर स्मट डिजीज़ जो लगती है, ठीक है, कंडवा रोग जो लगता है, वो कौन से टाइप का कंडवा होता है, वो कौन सा होता है, कवर्ड स्मट लगता है बार्ले के ऊपर। ठीक है, COVERED, ठीक है, कवर्ड स्मट, कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अनावृत कंडवा, या फिर पता नहीं आवृत कंडवा, ऐसा कुछ है इसकी टर्म हिंदी में। तो जो के ऊपर कवर्ड स्मट लगता है। अब स्मट, कवर्ड स्मट और लूज स्मट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। कवर्ड नाम से ही पता चल रहा कि जो इसके स्मट के जो स्पोर रहेंगे वो हमेशा कवर्ड रहते हैं। ठीक है, और लूज स्मट में अपने जैसे वीट के अंदर पड़ा था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, ये कवर्ड स्मट जो डिजीज है वो वीट के ऊपर भी लगती है, बार्ले पे भी लगती है। मतलब लगभग कोई सी फैमिली की, ग्रेमनी फैमिली की ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं उन सब में ये डिजीज आपको देखने को मिलती है, बट ज़्यादा ये बार्ले के ऊपर जानी जाती है। बार्ले की क्रॉप है जो, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो ज़्यादा अपने इसमें पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अपने पढ़ा था, वीट के अंदर लूज मट पड़ा था। ठीक है, उसके अंदर अपने क्या देखा था, जैसे ये लूज मट में जैसे स्पोर्स थे, ठीक है, तो वो आगे फिर जैसे दूसरे प्लांट, उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा था कि वो स्पोर जो है वो उड़ के और दूसरे प्लांट पे जा रहे थे। लास्ट में अपने को एक रेकिस जैसे पौधा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ना रेचिस। ठीक है, तो लास्ट में अपने को लास्ट की स्टेज में क्या देखने को मिल रहा था कि सिर्फ इस तरह का रेचिस देखने को मिल रहा था फील्ड में, कि वो स्पोर है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है पूरी वाली, दाने की जगह वो स्पोर बन गए थे, और वो जो स्पोर है वो आगे उड़ के और दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं और आगे वहाँ पे इन्फेक्शन फैला देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में वहाँ पे सिर्फ एक खेत में जो प्लांट है उसका एक डंडी सी दिखती है, जिसको वो अपने बोलते हैं रेचिस। ठीक है, तो लास्ट में ऐसा दिख रहा था अपने को लूज स्मट में। बट कवर्ड स्मट में क्या होगा, सेम होती तो प्रोसेस वही है, कि मतलब वैसे ही दाने की जगह, मतलब लगभग जो स्मट के स्पोर होते हैं वो कवर हो जाते हैं, पूरा का पूरा जो दाना है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्मट के स्पोर्स के अंदर, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के स्पोर होंगे इसके। तो लेकिन वो क्या रहते हैं कि एक झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, इसीलिए उसको बोल दिया जाता है कवर्ड स्मट। मतलब वो आगे फैलते नहीं है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, और वो कब कब फैलेंगी, कब उसका होगा, तो जैसे थ्रेसिंग होता है, तो थ्रेसिंग के टाइम में क्या होता है कि ये झिल्ली जो है वो टूट जाती है। ठीक है, अब झिल्ली ब्रेक डाउन होगी तो जो स्पोर है वो बाहर निकल के आएंगे, और बाहर आने के बाद क्या करते हैं वो दूसरे जो सीड्स हैं, ठीक है, तो उन वहाँ पे इन्फेक्शन करेंगे दूसरे सीड्स में, और उनको कंटामिनेटेड कर देते हैं, सीड को पूरी तरह से संक्रमित कर देंगे, और फिर अपने जैसे सीड लगाते हैं तो वो आगे से आगे इस तरह से डिजीज फैलती है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें इसका इंट्रोडक्शन। अब कंटेंट्स तो आप सबको पता है कि क्या क्या रहेंगे, अपने पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमिक पोजीशन उसकी क्या है, ठीक है, उसके सिम्टम्स देखेंगे, पैथोजन की ईटियोलॉजी देखेंगे, पैथोजन के बारे में, उसका डिजीज साइकिल और कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो ये रहेंगे आपके कंटेंट्स। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं पैथोजन के बारे में। अब पैथोजन, ठीक है, तो इसके पैथोजन का नाम क्या रहेगा, अस्टिलेगो होर्डियाई। ठीक है, अस्टिलेगो होर्डियाई। तो अब आपको पता है कि जो का जो बोटनिकल नाम है वो क्या रहता है, तो अस्टिल सॉरी होडियम वुल्गियर रहता है। ठीक है, तो वहां से ही होडियम से हो जाएगा होडियाई, और स्मट आपको पता है अस्टिलेगो फैलाती है। ठीक है, तो इसकी स्पीसीज का नाम क्या रह जाएगा, होडियाई, और अस्टिलेगो स्मट फैलाती है। आप सबको पता है, जैसे अपने लूस मट में भी पढ़ा था, अस्टिलेगो नूडा पढ़ा था, लूस मट का जो कोजल ऑर्गेनिज्म था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्टिलेगो तो वही रहेगा, और इसका क्रॉप का नाम क्या रहता है, होडियम वुल्गियर रहता है, तो वहां से होडियम से होर्डियाई होगी। ठीक है, इसकी स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, होर्डियाई। तो यहाँ से इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो किंगडम इसका फंजाई रहेगा, एक फंगस है ये एक टाइप की। ठीक है, और डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा है। ठीक है, अस्टिलेगो इसकी क्लास कौन सी रहेगी, अस्टिलेजिनोमाइसिटीज। ठीक है, ऑर्डर रहेगा अस्टिलेजिनेल्स और अस्टिलेगो, और स्पीसीज रहेगी इसकी होडियाई। ठीक है, इन सबको आप याद रख लेना अगर याद रहे तो, अदरवाइज आपको पैथोजन का नाम तो जरूर होना चाहिए, प्लस इसकी जो डिवीजन है वो जरूर याद रखना कि एक बेसिडियोमाइकोटा की फंगस है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके अंदर इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम लगभग मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बता चुकी हूँ।
चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से अपने इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका सिम्टम अगर देखें तो अपने को कब ऑब्जर्व होता है, कब अपने इसके सिम्टम हैं वो नोटिस कर पाते हैं फील्ड के अंदर। तो इसके सिम्टम जब तक नहीं देखने को मिलते हैं जब तक कि पौधे के ऊपर बाली नहीं बन जाती है, ठीक है। अगर बाली बनती है तो हेडिंग होगी, जिस टाइम में हेड पोर्शन उसका जब बनता है उसी टाइम जो स्पोर्स सॉरी वो जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो ये इसका मेन सिम्टम है, जैसा अपने सेम लूज मट में पढ़ा था कि जब तक बाली नहीं बनेगी पौधे के ऊपर तब तक उसके सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, सेम इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नेल्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट आर रिप्लेस्ड बाय मासेज ऑफ डार्क ब्राउन स्मट स्पोर्स। ये सेम वही लूज स्मट वाला सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी जो दाना है पूरा, ठीक है, जो इन्फेक्टेड प्लांट का जो कर्नेल है, जो बाली का जो भाग रहेगा वो पूरा का पूरा डार्क ब्राउन कलर के स्मट के स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे दाने की जगह ब्राउन कलर के स्मट के स्पोर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्मट के स्पोर रहेंगे वो हमेशा एक वाइट कलर की, ठीक है, वाइट शाइनी सिल्वरी मेम्ब्रेन, ठीक है, वाइट शाइनी या फिर सिल्वर कलर की जो चांदी के से रंग की एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहते हैं पूरी तरह से, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कवर्ड स्मट बोला गया है। और वहीं लूज स्मट में अपने क्या देखा था कि कोई भी लेयर्स के द्वारा जो स्पोर है वो ढके हुए नहीं थे, ठीक है। तो ये इसका मेन सिम्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मटेड हेड्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। जो मतलब कि जो हेड पोर्शन रहेगा, ठीक है, उसके अंदर अपने क्या देखा था, जैसे स्मट के स्पोर यहाँ अपने ऊपर बात की थी कि जब स्मट के स्पोर द्वारा स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा उसका दाना और पूरा हेड का पोर्शन है जो, ठीक है। तो अब वो जो पोर्शन है वो हार्ड होता है एकदम, ऐसे मतलब हार्ड रहेगा और कॉम्पैक्ट रहता है, सघन रहता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है स्पोर की। वो भी बताऊंगी आपको कि हार्ड स्ट्रक्चर उसकी क्यों बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो बौना रह जाता है, ठीक है। ओकेजनली स्मट सोराई में आल्सो डेवलप इन लीफ ब्लेड्स। अब लीफ ब्लेड क्या रहती है, ये जैसे आपकी कोई भी लीफ है, ठीक है, ये इस तरह से ये कोई भी लीफ है, ठीक है। तो इसका जो आउटर पोर्शन होता है ये वाला, देख रही हो आप सभी कि जो ये वाला पोर्शन है ऐसे आउटर जो इसका पोर्शन है, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, लीफ लेमाइना बोलते हैं, ठीक है। तो लीफ लेमाइना जो है उसी को क्या बोला जाता है, लीफ ब्लेड बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो आउटर पोर्शन है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां भी जो ये स्मट के सोराई है, ठीक है, स्मट के जो स्पोर्स है, तो वहां भी जो आउटर पोर्शन है वहां भी उसको भी कवर कर लेती है। और जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि पत्ती के ऊपर स्ट्रीक्स पड़ जाती है, धारी सी पड़ जाती है, ठीक है। ये भी एक इसका सिम्टम रहेगा कि लंबी लंबी उसमें धारियां पड़ जाएगी, और किसकी वजह से पड़ेगी, स्मट के सोरस की वजह से या फिर स्पोर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है अब अपने यहाँ पे क्या देखा था कि जो स्पोर है वो कवर्ड रहते हैं शाइनी मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे वो स्पोर्स है तो वो फैलेंगे कैसे आगे, तो जब थ्रेसिंग करते हैं अपने, ठीक है, जब थ्रेसिंग होगी उसमें मतलब दाने को भूसे से अलग करते हैं जब, तो उस टाइम में क्या होता है कि उस प्रोसेस वो जैसे प्रोसेस होती है तो उसी टाइम में जो ये स्पोर की जो मेम्ब्रेन है वो भी फट जाएगी, ठीक है। अब स्पोर की जो मेम्ब्रेन है वो फटेगी तो उससे क्या होगा कि जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। अब स्पोर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा कि वो आगे जो सीड्स है मतलब अपने दूसरा दाना भी जब निकाला था, ठीक है, जैसे थ्रेसिंग हुई थी, थ्रेसिंग तो सभी दानों की एक साथ हुई थी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो स्पोर्स है जो न्यू सीड्स हैं उनके ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है, और वहां पे उस सीड को कंटामिनेट कर देते हैं, उसके सीड के ऊपर इन्फेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो फिर आगे जैसे मतलब अपने सीड की सोइंग करेंगे तो उस टाइम में फिर ये क्या होता है कि डिजीज आगे से आगे फैलती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका एक पॉइंट और देखना। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है कि जो इन्फेक्टेड जो ईयर रहती है, ठीक है, इन्फेक्टेड जो बाली रहती है वो लीफ कभी कभी क्या होता है कि जो लीफ शीट रहती है उसके साथ चिपकी हुई रहती है। अब लीफ शीट तो आप सबको पता है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि लीफ शीट क्या होती है, ठीक है। तो वो जो इन्फेक्टेड बाली रहेगी वो लीफ शीट से चिपकी रहेगी और बाहर ही निकल के नहीं आ पाती है, ठीक है। अब चिपकी क्यों रहेगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि फैटी सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है, ठीक है, कुछ ऐसे फैटी सब्सटेंस मिलते हैं जिनकी वजह से
कि वहाँ पे मतलब कि एक टाइप से ये समझ लो कि कुछ ऐसे चिपचिपा पदार्थ ऐसे चिपक जाता है पूरे स्पोर्स के ऊपर, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा हार्ड रहेगी, तो उन्हीं की वजह से जो स्ट्रक्चर है उनकी वो हार्ड रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट अब क्या होगा कि जो फैटी सब्सटेंस है वो पूरी तरह से उसको घेरे हुए रखते हैं, और जब तक कि मतलब कि जो फैटी सब्सटेंस है वो टूटता नहीं है, वो पोर्शन वो मतलब कि आउटर लेयर जो फैटी सब्सटेंस की जब तक टूटेगी नहीं, तब तक आप है ना इसका अगर सी ट्रीटमेंट करो तो भी वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मतलब जो इन्फेक्टेड ग्रेन है वो फैटी सब्सटेंस से घिरा हुआ है, ठीक है। उसी वजह से अगर मतलब जब वो फैटी सब्सटेंस अलग होगा तभी आप उसका सी ट्रीटमेंट कर पाते हो, अदरवाइज सी ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, ठीक है। तो ये इसके मेनली सिम्टम्स रहेंगे आपके कवर्ड स्मट के, ठीक है। दोबारा से एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ। फर्स्ट सिम्टम इसका क्या रहेगा, जब तक हेडिंग नहीं होगी प्लांट के ऊपर, जब तक आपको इसके सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, हेडिंग होगी तभी आप इसके सिम्टम जो है आप ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या था कि ग्रेन की जगह पूरा ब्लैक कलर का पाउडरी मास वहाँ पे भर जाता है, और जो पाउडरी मास होगा वो एक वाइट कलर की शाइनी मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगी उसकी वो हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। प्लांट है वो बोना रह जाएगा। और जो कभी कभी क्या होता है कि स्पोर जो है वो लीफ ब्लेड पे भी फैल जाएंगे, और वहाँ पे उसकी वजह से स्पोर एक लंबी धारी सी बना लेते हैं, ठीक है, पत्तियों के ऊपर कभी कभी आपको लंबी धारी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने कि जब आप थ्रेसिंग करवाओगे, थ्रेसिंग होती है तो उस टाइम में जो स्पोर्स है उसकी आउटर लेयर है वो टूट जाएगी, और वो आगे जो दूसरे सीड्स होंगे वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक मैंने क्या बताया था आपको कि कभी कभी क्या होता है कि जो लीफ शीट है तो वो भी जो ईयर पोर्शन है उसके साथ में चिपकी रहती है, ठीक है। और जो ईयर है मतलब कि उसका जो बाली है वो कभी कभी क्या होता है कि निकल ही नहीं पाती है, लीफ शीट के साथ में चिपकी रहती है। और चिपकेगी क्यों, क्योंकि वहाँ पे फैटी सब्सटेंस का सिक्रीशन हो जाता है, फैटी सब्सटेंस उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो भी हार्ड रहेगी, प्लस जो बाली है वो भी पूरी तरह से बन नहीं पाती है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स रहेंगे। नेक्स्ट अब अपने पैथोजन के बारे में अगर पढ़े, ठीक ठीक है। तो एक चीज़ और देखना इसमें, जो लूज मट ऑफ वीट थी उसका मेन सिम्टम मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक इंटरनली सीड बोर्न डिजीज थी, जो लूज मट है वो, ठीक है। लेकिन ये जो डिजीज है वो कौन सी डिजीज है, ये एक एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में तो आपको बिल्कुल उसका मतलब तो पता ही होगा। इंटरनल मतलब पूरे जो इनर पार्ट है सीड का उसको वो डैमेज कर रही थी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्मट है, ठीक है, ये क्या करेगा, सीड का जो आउटर पोर्शन है उसके ऊपर ज्यादा इन्फेक्शन करेगा, उसी वजह से कंटामिनेट होता है अपना जो सीड है वो, ठीक है। तो सीड है वो पूरी तरह से इस वजह से खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज कौन सी है और इंटरनली सीड बोर्न डिजीज कौन सी है। ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, पूछते हैं बहुत बार, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब अगर पैथोजन की स्टडी करें तो पैथोजन इसका आपको पता ही है कि एस्टिलेगो होडिया ही रहेगा, ठीक है, इसका नाम आप याद कर लेना। नेक्स्ट आता है जो स्मट के जो स्पोर होंगे वो किस तरह से देखने को मिलते हैं, राउंडेड होंगे, वो राउंड होते हैं, गोलाकार होते हैं, और अंडाकार उनकी जो शेप रहती है, ठीक है। कभी कभी ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, वो जनरली तो वैसे ब्राउन कलर के ही होते हैं, बट देखने में अपने को डार्क कलर उसका दिखता है, ब्लैक कलर के भी वो दिखते हैं कभी कभी, ठीक है। स्मूथ होंगे और अप टू उनका 9 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इन मासेस द स्पोर्स अपीयर ब्लैक बट एक्चुअली दे आर ब्राउन, ठीक है। ये मतलब अपने को वैसे डायरेक्ट अगर देखें तो वो आपको ब्लैक कलर की दिखेंगे, बट वो जनरली उनका जो कलर है वो कौन सा रहता है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्मट के स्पोर रहेंगे, ठीक है, जो स्मट स्पोर की अगर अपने बात करें तो वो स्पोर है कौन से, वो स्पोर आपके हैं टीलियोस्पोर, ठीक है। तो वो स्पोर आगे प्रोमाइसिलियम बनाते हैं, आपको पता ही था, जैसे इस तरह से जो टीलियोस्पोर है उनकी स्ट्रक्चर रहती है, अपने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे ये टीलियोस्पोर है, ठीक है, तो इसके ऊपर प्रोमाइसिलियम बन रहा है। प्रोमाइसिलियम तो आपको पता है एक्स्ट्रा माइसिलियम उसके ऊपर निकलती है, जहाँ पे प्रोमाइसिलियम के ऊपर क्या होगा कि बेसिडियोस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो प्रोमाइसिलियम निकलेगी और वहां पे बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से वो बेसिडियोस्पोर बनेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर बन रहे थे, ठीक है। उसके बारे में आपने पढ़ा था। नेक्स्ट है
जो आपको पता है कि जो डिप्लॉइड रहते हैं, जो टीलियोस्पोर रहते हैं, वो 2n कंडीशन आ जाती है जो टीलियोस्पोर के अंदर 2n रहते हैं, ठीक है। तो उसका जो डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि डिवाइड होगा, डिवाइड होगी, ओके, उसके अंदर क्या होगा कि मियोसिस होगा, ठीक है। अब मियोसिस होता है तो 4 एप्लॉइड न्यूक्लियाई बनती है, आपको पता ही है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसमें क्या होगा कि जो बेसिडियोस्पोर है, ठीक है, बेसिडियम है, वो सेप्टेट हो जाता है, मतलब उसके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा और बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है। और जो कि 4 रहेंगे, मतलब एक माइसीलियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे, ठीक है। और उसमें से 2 पॉजिटिव रहेंगे और 2 नेगेटिव रहते हैं, 2 की पॉजिटिव स्ट्रेन रहेगी और 2 उसमें नेगेटिव रहते हैं, और इस पूरी कंडीशन को होमोथेलिक भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही बता दिया, बाकी इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है इस तरह, इतना डीप नहीं पूछेंगे आपके यूजी लेवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखिए कि जो बेसिडियम है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 2 पॉजिटिव रहेंगे और 2 उसमें नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। 2 पॉजिटिव स्ट्रेन रहेगी और 2 उसमें नेगेटिव स्ट्रेन रहेगी, ठीक है, मतलब अपोजिट गैमेट्स उसमें बनेंगे। तो नेक्स्ट अब उसमें क्या बताया गया है कि form two cells of basidium, the basidiospore positive strain, and form other 2 cells, the basidiospore negative strain, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी स्पोरिडियम, every sporidium orders is यूनिन्यूक्लिएट, मतलब कि यूनिन्यूक्लिएट रहेंगे, मतलब उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, सिंगल सेल्ड वो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पोरिडिया, और सेकेंडरी स्पोरिडिया का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर। सेकेंडरी स्पोरिडिया अब कैसे बनेंगे, जैसे एक बेसिडियोस्पोर बन गया, ठीक है। अब बेसिडियोस्पोर में आगे क्या होता है, एक बड निकलता है, ठीक है, बडिंग होगी उसके अंदर, तो एक बड निकलेगा, अब वो बड टूट के और दूसरा स्पोर बना लेता है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से उसके अंदर क्या होगा कि आगे वो कैसे स्प्रेड आउट होंगे, तो उसके अंदर बडिंग हो जाती है, तो एक से आगे वो जैसे प्राइमरी स्पोरिडिया, स्पोरिडिया मतलब बेसिडियोस्पोरिया है, ठीक है। दोनों अगर कहीं आपको स्पोरिडिया दिया हुआ है, मतलब कि बेसिडियोस्पोर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे एक स्पोरिडिया है, ठीक है, फर्स्टली जैसे इस तरह से जो स्पोरिडिया बनेगा या फिर बेसिडियोस्पोर रहेगा, उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी बेसिडियोस्पोर बोलते हो, ठीक है। जो सेकंड मतलब इससे से प्राइमरी से जो बनेगा नेक्स्ट, उसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी स्पोरिडिया, ठीक है। तो 2 स्पोरिडिया है, ठीक है, उसके जो दोनों यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है, उसके अंदर अपना सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या होगा उसके अंदर कि आगे वो कैसे, मतलब कि आगे फ्यूजन उसका कैसे होता है, ठीक है। जैसे इस तरह से जो कोई भी 2 स्पोर थे, तो वो आपस में आगे मिलते हैं, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि नेक्स्ट जो लेवल होता है, वहां पे क्या होगा कि जो दोनों की न्यूक्लियाई है, तो वो दोनों इस तरह से मतलब एक साथ मतलब हो जाती है, फ्यूजन नहीं होगा लेकिन एक साथ में वहां पे पड़ी रहती है, तो उस स्टेज को आप क्या बोलते हो, डाइकैरियोटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि डबल न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम वहां पे बन जाता है, जो कि अब आगे इन्फेक्शन में काम आता है, ठीक है। वहां पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा जो कि आगे इन्फेक्शन करेगा आपके प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी मैंने आपको बता दी इटियोलॉजी, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो। बट अगर 15 मार्क्स की अगर डिजीज पूछी है तो उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में लिखना ही पड़ता है, और इस चीज़ को आप अगर ध्यान से समझ लेते हो तो सेम चीज़ आपकी कहाँ पे रहेगी, डिजीज साइकिल समझना भी इसके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसमें देखेंगे आप डिजीज साइकिल, अब इसका देखिए कि यहाँ से देखिए फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि टीलियोस्पोर है, वो सारा जो ग्रेन पोर्शन है उसको कवर्ड किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जो बाली बन रही है वहाँ पे इस तरह से उसने कवर कर रखा है, तो एक इसका आगे व्यू दिखाया है कि किस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब इसमें भी आप देख सकते हो नेक्स्ट की स्ट्रक्चर में इस तरह से जो स्पोर है वो आपको अगर माइक्रोस्कोपिक उसका स्ट्रक्चर देखिए तो इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब वो ग्रेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो जो आगे नेक्स्ट की स्टेज में क्या होता है कि जो टीलियोस्पोर है उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है, 2 एंड तो आगे मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाती है, ठीक है। अब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगी और आगे जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेट होंगे, जैसे ये टीलियोस्पोर है तो आगे मतलब जर्मिनेट होके वो क्या बनाते हैं, बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, ठीक है। अब बेसिडियोस्पोर आगे मतलब दो जैसे
टू पॉजिटिव स्ट्रेन थी और टू नेगेटिव स्ट्रेन थी, ठीक है, दोनों मिलके डाइकैरियोटिक माइसीलिया बनाएगा, और डाइकैरियोटिक माइसीलिया आगे क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है, या तो डायरेक्टली टीलियोस्पोर के द्वारा इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर बेसिडियोस्पोर इस तरह से आगे इन्फेक्शन कर देता है। और नेक्स्ट जैसे मतलब कि ये स्पोर्स हैं, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन होने के बाद में पूरे प्लांट के ऊपर फैल गए, और प्लांट के ऊपर फैलने के बाद जैसे मतलब कि वो आउटर लेयर से कवर्ड रहते हैं, ठीक है, आउटर लेयर से कवर्ड रहेंगे, तो जैसे ही थ्रेसिंग होगी, ठीक है, तो थ्रेसिंग के टाइम में क्या होता है, जो लेयर है वो फट जाएगी, और जो हेल्दी सीड है तो उसके ऊपर भी कंटामिनेशन हो जाएगा। अब सीड से जैसे कंटामिनेशन हो गया, तो जैसे ही न्यू प्लांट लगाया तो उसके साथ में जैसे सीड की सोइंग की आपने, तो इस तरह से जो पूरा जो माइसीलियम है वो आगे प्लांट में भी फैलता जाएगा, और इस तरह से पूरे प्लांट को बर्बाद कर देता है। इसी तरह से इसका जो डिजीज साइकिल है वो चलता है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए इसकी डिजीज साइकिल एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है, मतलब कि आपको पता ही है कि जो सीड का जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, उसके ऊपर कंटामिनेशन होता है, सीड के आउटर पोर्शन को ये डैमेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी ईयर द रिकरेंस ऑफ द डिजीज टेक प्लेस बाय द कंटामिनेटेड सीड्स, ठीक है, वही सेम चीज़ की कंटामिनेटेड जो सीड्स हैं उसके द्वारा इन्फेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द माइसीलियम डेवलप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब कि बिगनिंग में क्या होगा कि माइसीलियम डेवलप हो जाएगा, अब माइसीलियम जो डेवलप हो चुका था वो आगे कोलियोप्टाइल में फैल जाएगा, ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो कहाँ पे अपने इस पॉइंट पे थे, ठीक है, कि माइसीलियम में वो डेवलप हो जाएगा और आगे कोलियोप्टाइल जो रहता है, ठीक है, मतलब इसको प्रांकुर चोल भी आप बोलते हो, जो सबसे पहले मतलब सीड से कोलियोप्टाइल निकलती है, फिर आगे मतलब सीड का आगे जर्मिनेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका इन्फेक्शन होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब कि प्लांट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही इसका जो माइसीलियम है वो भी प्लांट के ऊपर फैलता जाएगा और ईयर तक पहुँच जाता है, ठीक है, ईयर हेड तक पहुँच जाएगा, और वहाँ पे जो स्पोर्स है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रेन्स है वो पूरा का पूरा स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहेगा। और नेक्स्ट जैसे आपकी थ्रेसिंग होगी, तो थ्रेसिंग के टाइम में क्या होता है कि जो स्मट के स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और वैसे ही सीड को कंटामिनेटेड कर देंगे, और सीड आप जैसे लगाओगे तो सीड के साथ साथ जो स्पोर्स हैं वो भी प्लांट के ऊपर अंदर फैल जाएंगे और पूरे के पूरा जो ईयर पोर्शन है उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो डिजीज साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए इसका जो कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल अपने किस तरह से करते हैं, तो उसके अंदर देखिए आप कि इसका कंट्रोल मेजर देखिए, तो आपको पता है कि एक सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है, एक्सटर्नली सीड बोर्न है बट है तो सीड बोर्न डिजीज ही। तो सबसे पहले जब भी सीड बोर्न डिजीज का नाम आ जाता है तो आप क्या करोगे, सीड ट्रीटमेंट करोगे उसका, ठीक है, चाहे कोई केमिकल हो या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हो आप सीड का। तो इस तरह से जो सीड है उसका ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए द इन्फेक्टेड प्लांट में भी अप्रूटेड एंड बर्न्ड, मतलब कि रोगिंग करनी चाहिए। अब रोगिंग क्या होती है, इसका 2 नंबर की अलग से भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि रोगिंग क्या होती है, ठीक है। तो रोगिंग में क्या करते हो आप कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जो संक्रमित पौधे हैं, उनको उखाड़ के आप जला देते हो, ठीक है। अब जलाते क्यों है, क्योंकि अगर आपको मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कि जो कंटामिनेशन है वो कैसे होता है कि थ्रेसिंग के टाइम में जैसे स्पोर रिलीज होंगे तब मतलब वो दूसरे सीड के ऊपर फैलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो कि अगर रोग्यू आउट कर दोगे, वो प्लांट को पूरी तरह से उखाड़ के अगर जला देते हो तो आगे उसका इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका जो सीड है आपको उसको संक्रमित होने से बचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सीड सिलेक्शन करना चाहिए, मतलब कि हेल्दी सीड यूज करना चाहिए। सीड जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, संक्रमित नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब सीड ट्रीटमेंट किससे करोगे कि कुछ एक ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड्स आते हैं जैसे एग्रोसन जीएन आ गया, सीरासन आ गया, तो ये फंजीसाइड अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, आप इनसे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करनी चाहिए। अब रेजिस्टेंट वेराइटीज जैसे कुछ वेराइटी है जो कि K12 हो गई, CN294 हो गई, C84 हो गया, ठीक है, तो इनको भी आप यूज कर सकते हो। तो जिससे जो डिजीज है वो उसका प्रकोप नहीं रहता है फील्ड के ऊपर, अपने आप उसको बचा सकते हो डिजीज से, ठीक है, प्लांट को। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए किससे, बाविस्टिन या फिर कार्बोक्सिन, या फिर कार्बोक्सिन को ही बोलते हैं वीटावैक्स, ठीक है। तो इनसे सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि जो क्रॉप है
उसके अंदर आगे जो इन्फेक्शन है वो नहीं हो, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए आप इनका सीड ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट करोगे कैसे, 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, मतलब कि 2 ग्राम ये लोगे फंजीसाइड और 1 केजी सीड के लिए, ठीक है। तो 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से इसकी डोज लेके और आप इसका सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ये डिजीज़ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।